हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हो। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए इसी तरह से इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते रहेंगे। सालों पहले पाटलिपुत्र पर शासन करने वाले महाराज रणजीत सिंह नामक राजा राज करते थे। वृंदा नाम की उनकी एक पुत्री थी। उनका कोई पुत्र नहीं था, अतः उन्होंने अपनी पुत्री को सभी युद्ध कौशल का प्रशिक्षण दिलवाया। राजकुमारी वृंदा सुंदर, बहादुर, कुशल, बुद्धिमान और उनकी आंखों का तारा थी। उसे पिता से बहुत लगाव था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जाने की योजना बना लूं। पुत्री, तुम जंगल में, वो भी अपने दोस्तों के साथ जाना चाहती हो। मैं जानता हूँ तुम शिकार करने के लिए काफी बहादुर हो, लेकिन जंगल सुरक्षित नहीं है। क्यों न मैं सेनापति को साथ भेज दूं? आप मेरी क्षमता पर शक कर रहे हैं पिताजी। मैं महाराज रणजीत सिंह की पुत्री हूँ, जो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती है। मुझे पता है कि मेरी बेटी एक शेरनी है, लेकिन फिर भी मेरी अपनी उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरी अपनी असुरक्षा है। आप नौजवान हो और मुझ पर आपकी शादी योग्य एक युवक ढूंढने की जिम्मेदारी है, तभी मुझे शांति मिल सकती है। पिताजी, आप हर बात में मेरी शादी को क्यों ले आते हो? मैं एक ऐसा व्यक्ति चाहती हूँ जो मुझसे बलवान, बुद्धिमान, योग्य और बहादुर हो। अगर आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो मैं जरूर शादी कर लूंगी। बेटी, मैं भी एक ऐसे ही व्यक्ति की तलाश में हूँ जो आपकी और आपके राज्य की देखभाल करने में सक्षम हो। मेरे योग्य कोई व्यक्ति मिले तो मैं शादी भी कर लूंगी। अब तो मैं जा सकती हूँ ना पिताजी? ठीक है पुत्री, आप जाओ। अपने पिता से अनुमति लेकर राजकुमारी वृंदा शिकार के लिए चली गई। महाराज अपनी पुत्री वृंदा की शादी पर चर्चा करने के लिए अपने महामंत्री चाणक्य को बुलाते हैं। चाणक्य जी, हमें अपनी राजकुमारी वृंदा के लिए एक योग्य वर की तलाश करनी चाहिए। महाराज, मुझे लगता है कि योग्य वर ढूंढने के लिए हमें एक स्वयंवर का आयोजन करना चाहिए, जिसमें हर राज्य के राजकुमार भाग ले सकें और हम उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुन सकें। अच्छा विचार है चाणक्य जी, लेकिन शर्त पर उन्हें बता दें कि अगर किसी को इस योजना में भाग लेने में रुचि है तो वे अपनी तस्वीर भेज दें। अंतिम चरण के बाद हम उन्हें एक संदेश भेज सकते हैं। जो भी उस दिन प्रतियोगिता जीतता है वो राजकुमारी वृंदा से शादी करने योग्य है। जैसा आपका आदेश महाराज। मैं सभी योग्य राजकुमारों को जानकारी भेज देता हूँ। समाचार मिलने के बाद कई इच्छुक राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने के लिए अपनी तस्वीर भेजते हैं। महाराज रणजीत सिंह उन सभी तस्वीरों को राजकुमारी वृंदा को दिखाते हैं और कहते हैं, पुत्री, यह दुनिया भर के योग्य राजकुमारों की तस्वीरें हैं। आप इनमें से कुछ राजकुमारों को चुन सकती हो। फिर मैं उनके लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन करूंगा। जो भी जीतेगा वे आपसे शादी करेगा। ठीक है पिताजी। सभी तस्वीरों की जांच करने के बाद राजकुमारी 3 तस्वीरें उठाती है और उन्हें अपने पिताजी को देती है और कहती है, पिताजी, ये 3 तस्वीरें हैं जो मुझे पसंद है। अब आप इनमें से किसी एक को चुने, मुझे मंजूर है। ठीक है पुत्री,
अब मुझे उनकी योग्यता जांचनी चाहिए और हमारे बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए उनकी ताकत निर्धारित करनी चाहिए। पिताजी, इन तीनों में से किसी को चुनने से पहले इस बात को ध्यान में रखिए कि आप मेरी खुशी की बजाय साम्राज्य की समृद्धि पर जोर देंगे। मैं समझता हूँ पुत्री, साम्राज्य की समृद्धि और आपकी खुशी दोनों मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं ऐसे व्यक्ति का चयन करूँगा जो दोनों को संभाल सके। राजा के महामंत्री चाणक्य ने स्वयं जाकर तीनों राजकुमारों को पाटलिपुत्र आने का निमंत्रण दिया। महाराजा के निमंत्रण पर विक्रमपुरी से विक्रम वर्मा, सीमापुरी से वल्लभ राय और धर्मपुरी से प्रताप वर्मा पाटलिपुत्र पहुंचते हैं और राजा से मिलते हैं। आप तीनों को निमंत्रण स्वीकार करने और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मेरी शुभकामनाएं। आप सभी के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसका विजेता मेरी पुत्री से शादी करेगा और इस पाटलिपुत्र साम्राज्य का राजा होगा। आप सभी प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं? तीनों राजकुमार बोले, जी महाराज, हम प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं। आप तीनों में से जो भी मेरी पुत्री को उचित उपहार देगा वो उसी से शादी करेगी। विक्रम वर्मा बोला, मुझे ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि प्रतियोगिता राजकुमारी को उपहार देने के बारे में है। मैंने सोचा था कि मुकाबला हमारी क्षमता के बारे में होगा। राजकुमार वल्लभ राय बोला, मैंने भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपनी तलवार तेज कर ली थी, लेकिन मैं उपहार के बारे में सुनकर हैरान हूँ। महामंत्री बोला, हे प्रिय राजकुमारों, कृपया जल्दबाजी ना करें, कृपया ध्यान से सुने। महाराज ने अपनी पुत्री के लिए उचित उपहार की मांग की है, इसलिए अपने आप को पाटलिपुत्र राजा के स्थान पर रखें और बुद्धिमानी से उपहार चुनें। राजकुमार विक्रम वर्मा बोला, मुझे नहीं लगता, सोचने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप पहले सूचित करते तो मैं अपने राज्य से बहुत सारे उपहार लेकर आता। महाराज बोले, प्रिय राजकुमारों, कृपया परिणाम पर ना पहुँचे। आपको अभी उपहार देने की जरूरत नहीं है। आप अपने राज्य वापस जा सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, फिर 1 महीने के भीतर उपहार के साथ वापस आ सकते हैं। राजकुमार वल्लभ राय बोला, तब तो ठीक है, निश्चित रूप से मैं राजकुमारी के लिए उचित उपहार के साथ वापस आऊंगा। महामंत्री बोला, हे राजकुमारों, आज पूर्णिमा है, इसलिए यदि आप अपने उचित उपहारों के साथ अगली पूर्णिमा वापस आ सकते हैं तो महाराज अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करेंगे जो राजकुमारी को सबसे मूल्यवान उपहार देगा। राजकुमार प्रताप वर्मा बोलता है, महाराज, आपके अनुसार हम राजकुमारी के लिए उचित उपहार के साथ लौटेंगे। हम आपसे अगली पूर्णिमा पर मिलेंगे। राजा से बात करके तीनों राजकुमार अपने अपने राज्य वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राजकुमारी वृंदा, जो सारी बातें सुन रही होती है, अपने पिता से मिलने आती है। पिताजी, आपने उन्हें एक उचित उपहार लाने के लिए क्यों कहा, वो भी एक परीक्षा के रूप में? हमारे राज्य में इतने अतिरिक्त संसाधन हैं, हमें उपहारों की क्या जरूरत है? पुत्री, मैं कभी भी उनकी बहादुरी की परीक्षा नहीं लेना चाहता था, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही है। आपको आगे पता चल जाएगा। जैसा आप कहें पिताजी। आइए देखते हैं कौन सा राजकुमार आपकी उम्मीदों पर खरा उतरता है। अगली पूर्णिमा को राजकुमार वल्लभ राय और प्रताप वर्मा दोनों बहुत सारे उपहारों के साथ आते हैं,
लेकिन विक्रम वर्मा नहीं आता है। राजकुमार वल्लभ राय ने महाराज के सामने एक बड़ी बोरी रखी और कहा, महाराज, मैं राजकुमारी के लिए हीरे मोती पन्ने माणे मूंगे और नीलम लाया हूँ और इन्हीं में उनके लिए एक मुकुट और हार भी मिलेगा। मुझे लगता है कि यह मूल्यवान उपहार मैं सुंदर राजकुमारी को दे सकता हूँ। महाराज बोले, बहुत अच्छे, आइए जानते हैं राजकुमार प्रताप वर्मा को मेरी पुत्री के लिए क्या उपहार मिला। प्रताप वर्मा उपहार में राजकुमारी के लिए एक मूल्यवान और तेज धार वाली तलवार लेकर आया था। प्रताप वर्मा बोला, महाराज, यह एक मूल्यवान तलवार है जो धनुष और तीर, भाले और कुल्हाड़ी जैसे किसी भी अन्य हथियार का सामना कर सकती है। अगर किसी के पास यह हथियार हो तो वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। मैंने सोचा कि यह राजकुमारी वृंदा के लिए एक उपयुक्त उपहार होगा। अच्छा, बहुत अच्छा उपहार है। जब महाराज प्रताप वर्मा से बात कर रहे होते हैं तभी विक्रम वर्मा तेजी से महल में दाखिल होता है। उनके आगमन पर महाराज बोलते हैं, प्रिय विक्रम वर्मा, आपको आने में इतना विलंब क्यों हुआ? आप राजकुमारी के लिए क्या उपहार लाए हो? महाराज, विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं राजकुमारी वृंदा के लिए कोई उपहार नहीं लाया। मैं इसके बारे में तब तक भूल गया जब तक कि मैंने कल चंद्रमा नहीं देखा, क्योंकि मैं कई व्यस्तताओं से घिरा हुआ था। राजकुमार, मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि आप परीक्षा के बारे में भूल गए। आप सहमत होकर राज्य के लिए रवाना हुए थे, लेकिन परीक्षा के नियमों का उल्लंघन कर खाली हाथ खड़े हो। क्या ये उचित है? महाराज, मैं आपके द्वारा कहे गए हर शब्द से सहमत हूँ, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त था। ओह, सच में? क्या मैं जान सकता हूँ कि वो कौन सी व्यस्तता है जिसके कारण आप उपहार के बारे में भूल गए? हाँ महाराज, विक्रमपुरी के रास्ते में मेरी यात्रा के दूसरे दिन जंगल में आपके राज्य के कुछ लोगों के समूह से मेरी मुलाकात हुई जो बुरी तरह से घायल हो गए थे। कुछ डकैतों ने उन पर हमला किया था। क्या? मेरे राज्य में डकैत? फिर क्या हुआ? समूह में अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे। सभी मदद के लिए चिल्ला रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तब उन्होंने कहा कि डकैतों ने उन पर बुरी तरह से हमला किया। उनके घरों को जला दिया गया और पुरुषों को बेरहमी से मार दिया गया। बाकी कुछ लोग मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थे। मैंने उनमें ताकत और साहस भर दिया और उन्हें आश्रय के लिए अपने राज्य ले गया। सभी हैरान होकर विक्रम वर्मा की बातें सुन रहे थे। महाराज बोले, क्या घायल लोग अब सुरक्षित हैं? उनमें से कितनों की हत्या कर दी गई? महाराज, मैं आपकी चिंता को समझता हूँ। मैंने विक्रमपुरी के रास्ते में सभी युवाओं को इकट्ठा किया और सभी डकैतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हम लगभग सभी डकैतों को मारने में सफल हुए। दरबार में मौजूद सभी लोग राजकुमार विक्रम सिंह की बातें सुन रहे थे। राजकुमार विक्रम की बातें सुनकर महाराज निश्चिंत होने लगे। उनकी योजना सफल हुई थी। फिर विक्रम बोला, महाराज, मुझे मृतकों का अंतिम संस्कार करना पड़ा। घरों को फिर से बनाना पड़ा। महिलाओं और बच्चों की देखभाल करनी पड़ी जिन्होंने इस घटना में अपने प्रियजनों को खो दिया था। महाराज, जीवन को पटरी पर लाने की प्रक्रिया में मैंने राजकुमारी को उपहार देने का विचार पूरी तरह से खो दिया था। शाबाश राजकुमार विक्रम वर्मा, अपना जीवन खतरे में डालकर मेरे लोगों की रक्षा करने और
उनके सहायता करने के लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ। राजकुमार वल्लभ राय, आपने मेरी पुत्री की सुंदरता देखकर उसे मुकुट और हार दिया। राजकुमार प्रताप वर्मा, आप मेरी बेटी की क्षमता और युद्ध कौशल से प्रभावित होकर उसे तलवार दी, लेकिन विक्रम वर्मा ने मेरी पुत्री के बारे में कुछ नहीं सोचा, बल्कि केवल राज्य में लोगों की रक्षा की। एक राजा के रूप में अपना कर्तव्य निभाया। तभी राजकुमार प्रताप वर्मा बोला, लेकिन ये राजकुमारी के लिए उपहार कैसे हुआ? महाराज बोले, मेरे उत्तराधिकारी के रूप में राजकुमारी वृंदा पर इस राज्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। अब जो भी राजकुमारी वृंदा से विवाह करेगा, वो भी राजा बनते ही राज्य का वारिस होगा। एक राजा के रूप में राज्य के लोगों की रक्षा करना और मदद करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे में राजकुमार विक्रम वर्मा ने पहले ही राजकुमारी वृंदा की जिम्मेदारी साझा की। जाहिर है कि उसने मेरी बेटी को सबसे अच्छा उपहार दिया है। महाराज की बात सुनकर वल्लभ राय और प्रताप वर्मा अपने अपने राज्यों के लिए रवाना हो गए। महाराज ने अपनी पुत्री वृंदा की शादी विक्रम वर्मा से कर दी और अपना राज्य उन्हें सौंप दिया। उसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद।